नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ला और आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़ेराव कलेक्टरगंज में स्वागत है। आज का अपना विषय मालदीव है। मालदीव को लेकर के इतना हंगामा मचा हुआ है, जबकि मालदीव है कितना छोटा सा, इतना छोटा मालदीव एरिया, भले उसका बड़ा हो लेकिन उसकी आबादी क्या है, कुल 5,20,000। और वो आबादी के ये स्थिति हो गई कि हमें आंखें दिखा रही हैं, जबकि हर मौके बेमौके पे हमने उनकी मदद की है। मालदीव भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है, बिल्कुल हिंद महासागर में, उसमें लक्षद्वीप से मात्र कुछ किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर दूर जो मिनिकॉय भारत के पास लक्षद्वीप और मिनिकॉय तक है। केरल के समुद्र से नीचे जब हम हिंद महासागर की तरफ जहाँ जाके मिलता है अरब सागर और हिंद महासागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, वहाँ जब हम नीचे चले जाते हैं तो पहले तो भारत के क्षेत्र में आता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय से 70 किलोमीटर दूर पे जो समुद्री किलोमीटर, उससे आगे मालदीव है तो वो कई लाख किलोमीटर में फैले हुए 1200 द्वीप का समूह है, जो छोटे छोटे किनारे किनारे एकदम लाइन लगा के फैले हुए हैं। लेकिन उसके कुल 298 वर्ग किलोमीटर पे ही लोग रहते हैं। यानी पूरा इलाका अगर जोड़ दिया जाए कि 298 किलोमीटर, वो दिल्ली के कुल इलाके से काफ़ी कम पड़ता है, इतना बड़ा है। छोटा सा, एक तरह से कहना चाहिए, कुछ टापू में ही लोगों की आबादी बसी हुई है। बाकी उन्होंने टापुओं के किनारे किनारे होटल बना रखे हैं, जिनसे मालदीव को कमाई है। मालदीव की कमाई का मुख्य स्रोत यही टापू छोटे छोटे हैं, क्योंकि यहीं पर उन्होंने टूरिस्ट रिजॉर्ट बना रखे हैं। कोई वहाँ उपज नहीं होती, कोई वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन उसकी सामरिक स्थिति ऐसी है कि चाहे जहाँ से कोई शिप गुजरे, मालदीव के समुद्री इलाके से ही होके जाएगा। भले वो अरब से आए, यूरोप से आए, लेकिन होता हुआ जाएगा उधर ही से, या चीन की तरफ से आए तब भी उधर से जाना पड़ेगा। और भारत के सबसे करीब है, इसलिए भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मालदीव एक हमारा ऐसा बफर जोन है जो श्रीलंका से भी हमको एक निश्चित, नहीं अगर वो हमारे साथ है तो श्रीलंका की तरफ से अगर कोई आना चाहे तो भी हमारी नज़र उस पर रहेगी। यही बात दो देशों को खल देती है, एक है पाकिस्तान और दूसरा चीन, जिनको ये बात ठीक नहीं लग रही है, या कहना चाहिए उनको ये बात खल रही है कि ये मालदीव भारत से प्रति इतनी निकटता क्यों रखता है, या हम क्यों नहीं इस पर कब्जा कर लें। बड़ी कोशिश होती है चीन और पाकिस्तान की आज की स्थिति में, या पहले भी इतनी हैसियत नहीं रही कि इस तरह से वो मालदीव में जाकर के अपना कोई सैनिक अड्डा बना ले, कुछ कर ले। लेकिन चीन लगातार इस कोशिश में है कि उसके सैनिक अड्डे बन जाए। इसलिए पहले से वो लगातार, जब वो श्रीलंका में उसने हम्बनटोटा बंदरगाह को जिस तरह से अपने अधीन कर लिया, वहाँ अपना नौसैनिक अड्डा बना दिया, उसी तरह सोचता है कि वो अब चूँकि वहाँ पर श्रीलंका में उनके हम कर तो लिया, इतना कर्ज दे दिया, और उस चक्कर में हम उन लोगों ने हम्बनटोटा बंदरगाह को हवाले कर दिया चीन के, उससे नुकसान उठाना पड़ा श्रीलंका को। इतना ज़्यादा कर्ज ले लिया श्रीलंका ने चीन से कि उसको चुकाना मुश्किल, और चुकाने के लिए उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, यानी पूरा आर्थिक ही फेल हो गई, सिस्टम ही फेल हो गई। इसके बाद चीन की नज़र अब गई मालदीव पे, क्योंकि मालदीव की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा है सामरिक दृष्टि से। तो वो सोचता रहा कि मालदीव को अपने साथ कर लिया जाए। जबकि मालदीव में अब तक जितनी सरकारें हुई हैं, भारत से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। पहले जो नवंबर में चुनाव हुए और जो ये राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोजिजू, इन्होंने, ये चीन समर्थक हैं, इतने ज़्यादा चीन समर्थक हैं कि इंडिया आउट का नारा देकर के उनको जीत मिली। एक
उस 5,20,000 की आबादी में चीन ने लोगों को इस तरह भर दिया कि इंडिया आउट जैसे नारे लगने लगे, कि जबकि ज्यादातर लोग भारत के साथ खड़े हैं। जिनके पहले के राष्ट्रपति हैं नासिर साहब, वो भारत के साथ हैं, तो उनके जो पुराने स्पीकर हैं वो भारत के साथ हैं, और इन लोगों ने मुजुजू की इस हरकत के खिलाफ एक तरह से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की बात कर रहे हैं। उन सबको लगता है कि भारत ज्यादा अहम है, हमारे लिए भारत ज्यादा करीब है, और भारत ने बिना किसी भेदभाव के हरदम हमको मदद करी है। यूं मालदीव कभी भारत का हिस्सा रहा होगा। जो पुराने समय मिलते हैं जब भारत में पांड्य राजा थे, उनके अधीन ये रहा है, उनका राज्य रहा है, वहाँ पर उसका चेर लोगों का राज रहा है। लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे जब अरब सौदागर आए तो कुछ अरबी लोगों का भी दखल बढ़ा, और यहाँ की आबादी का 98% लगभग मुस्लिम आबादी है, वो भी सुन्नी, यानी जो सीधे सीधे अरब से आए लोग हुए, फिर यहाँ के लोग भी कन्वर्ट हुए, इस तरह से वहाँ पहले। लेकिन ये बौद्ध देश हुआ करता था। जब अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा है श्रीलंका, तब ये एक बौद्ध देश था, बौद्ध देश हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब अरबी सौदागर बढ़ने लगे, इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, तो ये मुस्लिम देश हो गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने इस पर कब्जा कर लिया, और वो गोवा में ही बैठकर इस पर राज करते रहे पुर्तगाली। 19वीं शताब्दी तक आते आते ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हो गया मालदीव, और मालदीव को आज़ादी भी, ब्रिटिशर से आज़ादी भी हमारे बाद मिली है। भारत की आज़ादी के लगभग 20 साल बाद 1966 में मालदीव ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ। उसके बाद 1968 में उनका संविधान बना, और वो ब्रिटिशर से पूरी तरह मुक्त हुए। एक तरह से मालदीव एक ऐसा देश बना जो पूरी, जिसको कहना चाहिए कि संप्रभु राष्ट्र बन गया। मालदीव में चुनाव हुए, लेकिन उन सब जो भी राष्ट्रपति चुने गए वो भारत से एक दोस्ती का भाव बनाए रखे। ये भारत के प्रति एक बार तो ये हो गया कि वहाँ के अब्दुल्ला नाम के एक शख्स ने कोशिश की कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे गयूम साहब, अब्दुल गयूम, बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही कहना चाहिए मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ाया। उसके पहले के राष्ट्रपति उस तरह से मालदीव को कोई अच्छी बेहतर अर्थव्यवस्था नहीं बना पाए, वहाँ पर पर्यटन को डेवलप नहीं कर पाए। गयूम साहब ने किया, पर गयूम के गिराने के लिए अब्दुल्ला नाम के एक शख्स ने, जो जिसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं थी, उसने तमिल टाइगर्स का इस्तेमाल किया। उसने उनसे दोस्ती गांठी और उनको कहा कि हम इस सरकार को गिराना चाहते हैं। गयूम साहब उस समय जब भारत आए हुए थे, भारत आने वाले थे, लेकिन तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये बात 1988 की है। राजीव गांधी तब कहीं और गए हुए थे, तो लौट गए। रास्ते में उनको पता चला कि उनके यहाँ तो विद्रोह बगावत हो गई है और तमिल टाइगर्स घुस आए हैं। उन्होंने मदद की गुहार की, पाकिस्तान से की, पाकिस्तान ने मना कर दिया। फिर उन्होंने रूस और अमेरिका से की, चीन से भी की, कोई उनको मदद नहीं किया। तब उन्होंने ब्रिटेन से मदद की गुहार की। ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से, चूंकि सबसे करीब आपके भारत है, तो भारत आपको जल्दी पहुंच जाएगा। तब उन्होंने भारत से की। ये बात है नवंबर 1988 की। प्रधानमंत्री तब राजीव गांधी थे। फौरन उन्होंने, पीएमओ ने बैठक बुलाई, कई लोग बुलाए गए और यह कहा गया है कि ठीक है, वहाँ तत्काल पहुंचा जाए। लेकिन भारत को भी वहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि कैसा है देश कैसा है, वहाँ की राजधानी का हुलूले हवाई अड्डा कैसा है, कोई जानकारी नहीं थी। संयोग से उस समय जो भारत के माले, यानी जो मालदीव की राजधानी है, माले स्थित जो भारत का दूतावास था, उसके उच्चायुक्त थे AK बनर्जी, वो भारत में थे। उनसे बात की गई तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि हम यहाँ इस तरह से जा सकते हैं। ये तय किया गया कि हम वहाँ पहुँचे। लेकिन फोर्स ने, मतलब प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी को भी कहा किसी तरह से वहाँ मदद को जाया जाए। तब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि पुरी शायद थे वहाँ पे
एयर वाइस चीफ, तो वाइस मार्शल, उन्होंने कहा कि हम, एयर मार्शल पुरी ने कहा कि एयरफोर्स ज़्यादा उपयुक्त रहेगी क्योंकि हम पैराशूट से अपने सैनिकों को वहाँ भेज सकते हैं। और इसके बाद रातों रात वहाँ लोग पहुँचे, भारतीय सेना पहुँच गई और जाते ही उन्होंने तमिल टाइगर्स पे काबू कर लिया और अब्दुल गयूम को जहाँ भी वो छुपे हुए थे वहाँ से निकाल के उनको पुनः राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित किया। दोस्ती चलती रही। इसके बाद से अब इंडियन आर्मी, भारत के नौसैनिक और भारत के एयरफोर्स के, भारत के नौसेना के लोग वहाँ रहते ही हैं, यानी कुछ न कुछ इंडियन आर्मी वहाँ रहती है। चीन ने इसी का फ़ायदा उठाया और उनको भड़काया कि तुम लोग अपने यहाँ से इंडिया आउट का नारा दो ताकि भारत वहाँ से बाहर हो जाए और तुम्हारी रक्षा तो हम कर लेंगे। तो जो मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल मोहम्मद गयूम मौजूद, ये अभी नवंबर में चुने गए हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे ही चुने गए पहला इन्होंने दौरा टर्की का किया। ये टर्की गए, तुर्की है जिसे कहा जाता है, वहाँ गए। जबकि इसके पहले के सारे राष्ट्रपति भारत आते थे। एक तरह से उन्होंने भारत को दिखा दिया कि हम अब तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम्हारे कब्जे में नहीं है। अधीन तो पहले भी नहीं थे, नहीं तुम्हारे, हम मित्र देश तो हैं लेकिन हम अब तुम्हारे दबाव में नहीं है। उसके बाद अभी 8 जनवरी संडे को, नहीं 7 जनवरी को उनका प्रोग्राम बना। 7 से 12 तक मोहम्मद मेहजूज साहब जाने लगे चाइना। इसके 3 दिन पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंच गए। एक तरह से कहना चाहिए उनको औकात में लाने के लिए। लक्षद्वीप में जाके वो समुद्र किनारे बैठ गए, कुर्सी में पहुंचे और उनके लिए इंतजाम किया गया। ऐसा लगा वो समुद्र किनारे हवाखोरी कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि भारत में ऐसे बहुत सारे मनोहारी दृश्य हैं जो शायद जिसके लिए जिनको टूरिज्म पे जाना हो या जिनको पर्यटन की बड़ी उत्कंठा रहती हो, वो भारत के इस लक्षद्वीप में आ सकते हैं। लक्षद्वीप कोचीन तट से दूर है, मतलब उसका रास्ता कोचीन तट से ही शिप जाता है। वहाँ पर 8-9 घंटे की जर्नी है, लगभग मेरे ख्याल से ओवरनाइट जर्नी है। अगर शिप सुबह चलेगा तो शाम को पहुँचेगा, शाम को चलता है तो सुबह पहुँचता है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का लक्षद्वीप है। फिर आगे मिनिका है और वहीं पर ये मोती जो सीप मिलती है, मूंगा है और इसके अलावा जो कौड़ी आती है, जिसके जो जुए के लिए इस्तेमाल की जाती थी, कौड़ी के बड़े इस्तेमाल हैं, कौड़ी भी वहीं मिलती है। वहाँ जाके बैठ गया और उसका बड़ा प्रचार किया। उसका असर ये हुआ कि भारत के लोगों ने कहा अरे पर्यटन के लिए तो ये ज़्यादा शानदार जगह है। पर जैसे ही ये प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कि हमारे यहाँ पर्यटन के लक्षद्वीप में बहुत बेहतर जगह है, फौरन इसका रिएक्शन हुआ मालदीव में। मालदीव के लोगों को लगा कि भारत एक तरह से हमें चिढ़ा रहा है कि हम अब पर्यटन के लिए हमारे पास मालदीव जैसा है। मालदीव दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर पर्यटक स्थल माना जाता है, हम मालदीव से बेहतर हमारे पास है। तो वो लोग एकदम से कहना चाहिए इस बात को लेकर के परेशान हो उठे और मौजूदा सरकार के 3 मंत्रियों ने एक ऐसे ट्वीट किए जो बहुत ही शर्मनाक थे। मोदी पर टिप्पणी की कि मोदी तो इजराइल की से दोस्ती किए हुए उनकी कठपुतली है। सीधे सीधे हिंदुस्तान पर टिप्पणी की, भारत के होटल कैसे हमारी बराबरी कर सकते हैं, उनके होटलों में बदबू आती है। ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बयान थे। खैर, जब मौजूदा भारत सरकार के ने इस बात का विरोध किया और उनके उच्चायुक्त को बुला करके यहाँ पे हड़काया, तब उन्होंने अपने सरकार को एक खबर की और मौजूदा सरकार ने अपने तीनों मंत्री जो है सस्पेंड कर दिए। उनका मालसा, शरीफ, मरियम और अब्दुल्ला तीनों को हटाया गया। पर ये इससे क्या मौजूदा क्या इससे भारत से दोस्ती कर पाए? 98% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी किसी और को, यानी इतना भय रहता है किसी और को कुछ भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर हम माले जाते हैं, यानी माले हवाई अड्डे जाते हैं, हम यहाँ से फ्लाइट से पकड़ करके मालदीव घूमने जाते हैं, तो अगर कोई भी जैसे कोई धार्मिक पुस्तक या धार्मिक आस्था का कोई चित्र, अपने भगवान का कोई चित्र हमारे पास है, तो हवाई अड्डे में वो रखवा लिया जाएगा, आप लेके नहीं जा सकते। कोई टेप, अगर मान लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, तो फौरन बंद करा दिया जाएगा और इस पर आपको रोक लगा दी जाएगी कि ये नहीं कर सकते। तो जिस देश में इतनी शक्ति हो, धर्म कतई धार्मिक अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी न हो,
वो धर्म दावा कर रहा है कि चूंकि हमारे देश में व्यक्त की आज़ादी है, इसलिए उन मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया। तो बहुत ही हास्यास्पद है। उसके बाद वो चीन गए, 7 तारीख को चीन गए और 7 से 12 के बीच चीन गए रहे, सपत्नी की। उनका चीन ने तो ऐसा, एक बिल्कुल छोटे से देश के राष्ट्रपति का चीन ने तो ऐसा स्वागत कर लिया जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति वहां पहुंच गया हो। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मालदीव उनके लिए बहुत बड़ी देश है और बहुत बड़ा राष्ट्रपति आ गया है, इसलिए एक भारत को चुराना चाहते थे, भारत से अपनी जो शत्रुता है उसको व्यक्त करना चाहते थे और किसी तरह से मालदीव में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहते हैं ताकि हिंद महासागर में उनकी दखल बनी रहे। इसलिए उन्होंने इनका स्वागत किया और खुद मोजिजू बोले कि चीन तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है और हमारे लिए चीन सदैव सहायक रहेगा। तो मालदीव धीरे धीरे अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मार रहा है, किसी और को मारने की जरूरत नहीं है। भाई सामरिक दृष्टि से भारत आपका ज्यादा करीब है, बहुत जल्दी से वहां पहुंचा जा सकता है और आप पर दुनिया भर की नजर है, कोई भी आप पर कभी भी हमला कर सकता है। 5,20,000 की आबादी में, इतनी कम आबादी में कोई भी एक विद्रोही खड़ा हो सकता है और किसी भाड़े के जो लड़ाकू होते हैं उनको बुला करके सरकार के खिलाफ बगावत कर सकता है। ऐसी स्थिति में कौन मदद करने को आएगा? सिर्फ भारत। इसीलिए वहां के पूर्व राष्ट्रपति और वहां के दूसरे जो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों ने मोजिजू सरकार को गिराने कहा है कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए क्योंकि सरकार भारत विरोधी है और भारत विरोधी है तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो मालदीव का जो मौजूदा संकट है वो मालदीव के राष्ट्रपति से ज्यादा चीन खड़ा कर रहा है। तो चीन कैसे हिंद महासागर के इलाके पर कब्जा करता जा रहा है, इसका एक नमूना है मालदीव। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। आप हमारे YouTube देखते रहिए और पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए।